नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। बाजार में आजकल जो माहौल चल रहा है उसे देखकर निवेशक घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गिरावट भरे माहौल में वो पैसा लगाएं तो कहां। लेकिन सीएनबीसी आवाज आपकी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश में जुट गया है। इस हफ्ते हमने शुरू की है एक खास सीरीज सेफ इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान फाइनेंशियल एक्सपर्ट अर्नव पंड्या। अर्नव, स्वागत है आपका। हम लगातार बात कर रहे हैं इस हफ्ते सेफ इन्वेस्टमेंट की, और ख़ास तौर पे एफएमपी का इस्तेमाल किस तरह से एफडी की जगह पे किया जा सकता है। जब हम दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके देखते हैं तो क्या खास चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए जिसने अब तक एफडी में ही निवेश किया हो? अगर आप एफडी के अलावा एफएमपी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि आप किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि आपका गोल क्या है। क्योंकि एफएमपी एक प्रोडक्ट है जो आपके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही लागू पड़ता है, यानी कि अगर आपको पैसे चाहिए 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद तभी आप एफएमपी लें। अगर आपको इसके बीच में पैसे की ज़रूरत हो तो आप एफएमपी से दूर रहे, क्योंकि इसमें बीच में लिक्विडिटी लाना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको थोड़ा होमवर्क करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब एफएमपी खुलती है तब आप काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखेंगे कि सिर्फ एक दिन के लिए उसका जो एनएफओ है वो खुला रहता है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। और एफएमपी एक क्लोज एंडेड फंड है, यानी कि अगर आपने वो दिन या वो एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं किया तो उसके बाद आपको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी उस फंड में नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप थोड़ा होमवर्क कर ले, जान लें कि ये स्पेसिफिक स्कीम है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उस प्रकार से आप तैयार होकर उसमें आगे इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल अर्नव, लेकिन अगर शुरुआत करनी हो तो मिनिमम अमाउंट क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, और किस तरह से कहां से एक एफएमपी आप ले सकते हैं, ये थोड़ी डिटेल्स अगर आप बताएं। एक एफएमपी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है, यानी कि मोस्टली आपको 5000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट शुरू करने की आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आप इस छोटी सी रकम को लेके आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इसका एक और फ़ायदा है कि आप अगर एक छोटी रकम से स्टार्ट करते हो, आप पहली बार के एफएमपी इन्वेस्टर हो, तो आप छोटी रकम से स्टार्ट कीजिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आगे जाके आप बड़ी रकम भी डाल सकते हो दूसरे एफएमपी में। तो इस प्रकार से आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अगर आपको कोई एफएमपी लेनी है तो आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड ले, उसी तरह आप उसे ले सकते हैं। लेकिन हम अगर आपके पास के जो ऑप्शंस है उसको दोहराएं तो एक तो आप सीधे म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके उसका फॉर्म भर के ले सकते हैं। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड्स के ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, कार्वी और कैम्स जैसे, उनकी ऑफिस में आप जाके ले सकते हो। तीसरी बात यह है कि आप अगर कोई एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ मुड़ रहे हो और वहाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और फाइनली अगर आप कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हो या आपके पास ऑनलाइन अकाउंट हो तो वो ऑनलाइन ऑप्शन भी आपको मिलता है कि वहां से आप एफएमपी के एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकें। ऑनलाइन भी निवेश के ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई म्यूचुअल फंड एजेंट ना हो या आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां म्यूचुअल फंड के ऑफिस ना हो। अगर आप देखें तो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसमें नॉर्मल जो फिजिकल ब्रोकर है या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक ऑनलाइन ब्रोकर सब्स्टिट्यूट कर लेता है। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑनलाइन अकाउंट हो तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस ये ऑनलाइन ब्रोकिंग में शेयर्स के अलावा आपको एक म्यूचुअल फंड का विंडो भी देते हैं। तो उस म्यूचुअल फंड विंडो में अगर आप जाके वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए ये एक एडिशनल ऑप्शन आपके पास रहता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना हो या आपके पास एक्सेस ना हो कोई पॉइंट पे जहाँ आप डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह के माहौल में जबकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं तो अक्सर काफ़ी कंपनीज सीधे तौर पे अपने एफडी या एनसीडीज़ वगैरह जारी करते हैं, जहाँ पे आप सीधे किसी कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। एफएमपी भी जाहिर है कि कंपनीज़ को ही पैसे दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स जो हैं, तो इन दोनों के बीच में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कि वो सीधे किसी कंपनी के एफडी में या एनसीडी में पैसे लगाएं या एफएमपी में लगाएं? अगर आप कंपनी की एफडी या एनसीडी में देखते हैं तो वहाँ पर एक कंपनी का जो क्रेडिट रिस्क है वो आ जाता है। यानी कि कंपनी एफडी अगर आप देखें तो नॉर्मल बैंक एफडी
या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एफडी से ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि वहाँ एक क्रेडिट रिस्क होता है कि शायद कंपनी ने अगर अच्छा नहीं किया तो आपके पैसे वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके सामने जब आप एफएमपी देखें तो एफएमपी एक वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी लेंगे, कमर्शियल पेपर भी लेंगे, सभी कुछ लेंगे, और इस हिसाब से उसका पोर्टफोलियो थोड़ा और डाइवर्सिफाइड है और उसके पोर्टफोलियो में और स्टेबिलिटी है। इसीलिए जब आप रिस्क के हिसाब से ये पूरा इन्वेस्टमेंट देखते हो तो उस हिसाब से एफएमपी ऑन द सेफर स्केल है एज कंपेयर टू अ कंपनी एफडी, क्योंकि खास करके अगर कंपनी में एक ही कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ कुछ तकलीफ हो तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एट रिस्क आ जाता है। जब आप एफएमपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक पूरा पोर्टफोलियो है जहाँ रिस्क ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। तो इस हिसाब से ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और दूसरी बात ये है कि आपको शायद एफएमपी में और एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि टाइम पीरियड के ऑप्शंस, कि सिर्फ 1, 2 या 3 साल के ऑप्शन नहीं, पर आप छोटी अवधि के लिए भी वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और थोड़ी लंबी अवधि के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिस प्रकार के ऑप्शंस हो तो आपका चॉइस यहाँ बढ़ जाता है। तो इसीलिए एफएमपी इस दोनों इश्यूज पर कंपनी एफडी से थोड़े ऑन द हायर स्केल है इम्पोर्टेंस इन्वेस्टर्स के लिए। शुक्रिया अर्णव आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सेफ इन्वेस्टमेंट की सीरीज शुक्रवार तक जारी रहेगी, जहां हमारा फोकस है इन्वेस्टमेंट की सेफ स्ट्रैटेजी एफएमपी यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान पर। आपको बता रहे हैं इस वक्त आपका पैसा किस तरह सुरक्षित रहेगा, तो जरूर जुड़िए सीएनबीसी आवाज के साथ इन वक्त पर। अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम की, जो एंटरप्रेन्योर भी हैं और समझदार निवेशक भी। विकी डोनर के बाद वो मद्रास कैफे के प्रोड्यूसर भी हैं और उसमें मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं। जॉन अब्राहम मौजूदा आर्थिक हालात, रुपए की कमजोरी और बाजार के हाल के साथ कहां निवेश करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने हमारी सहयोगी इशलीन से खुलकर बात की। इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। ऑफ कोर्स यू कैन कॉल इट अ क्राइसिस। रुपया लगातार नए लोज छू रहा है और बाजार, शेयर बाजार लगातार यहाँ पर गिरा है। लेकिन द ओनली रिस्पाइट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज फ्रॉम ऑफ कोर्स द फिल्म वर्ल्ड। सो यू सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मद्रास कैफे के बारे में। बहुत ही प्रॉमिसिंग फिल्म लग रही है। ऑफ कोर्स हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन है मद्रास कैफे के डायरेक्टर सुजीत सरकार एंड द वेरी चार्मिंग जॉन अब्राहम। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आई थिंक मद्रास कैफे का बिजनेस और भी अच्छा होगा ओवरसीज में, क्योंकि रुपी इतना डीवैल्यू हो गया। It's 64, it's going down. मैंने कहा था 70 तक पहुंचेगा। Exactly. So इसी पर I want to ask you, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि आपने कुछ समय पहले अपने कुछ बैंकर फ्रेंड्स को बोला था कि रुपी will touch 60 and they will हुआ, और उसके बाद मैंने कहा कि the rupee will touch 75 and I hope it doesn't. I hope it doesn't. I We hope I'm pray wrong. it doesn't. But I think it will touch about 70. गवर्नमेंट को सिंपली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एनकरेज करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस बढ़ावा देना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। You know, there are a lot of things that we're not Policy doing. paralysis is Yeah, what I we just call think I don't understand why we're going the way we are going. John, because you very closely follow this subject और आप फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। नॉट दैट कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो हमें बताइए, लेकिन इस समय क्योंकि इतनी टाइट सिचुएशन है, लिक्विडिटी नहीं है, what in your sense is the safest option to invest your money? You're right now in government bonds. It's very safe to invest in government bonds. I would also invest in equity-based mutual funds at this point of time. अगर मैं किसी को एडवाइस देता एक समय पे, I'd say take your money out of this country. That's the best advice I can. But उस पे भी अभी रुकावट आ गई है. You know that FEMA rules, Foreign Exchange and Money Act rules, कि आप पहले $200,000 per year आप निकाल सकते थे. Now you can take out only $75,000 और उससे आप immovable assets भी नहीं खरीद सकते. So there are a lot of restrictions on you. लेकिन ये सारे short term restrictions है. Luxury items have, duty has gone up, Shujit, on luxury items and all. लेकिन ये सब short term fixes है. लेकिन मैं पता नहीं कहीं पे the new RBI governor, also Montek Singh Ahluwalia Chidambaram, I have a lot of faith. There must be some reason behind doing this, so I hope for the best for this economy. क्योंकि the faith in our economy is going down. But let me tell you, जो मद्रास कैफे में जो faith है, will definitely go up because people want to see entertainment और हम वही दिखाने वाले उनको. Exactly, and I think इस पूरे माहौल में the tension जो बाजार में लगी है, उससे attention will shift to Madras Cafe. Absolutely. And I'm sure it'll do very good business. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. चलिए इसी के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का और लौट कर लेंगे इंश्योरेंस जुड़े सवालों के जवाब। और इनके जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप CEO अनिल चोपड़ा।
योर मनी में अब वक्त है इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब देने का और मेरे साथ है बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। अनिल जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। अहमदाबाद से जयेश ने हमें ईमेल किया है। 41 साल के हैं ये अनिल जी और इनके पास एगॉन रेलिगेयर की 70 लाख का इनका पास एक टर्म प्लान है। 3 साल पहले इन्होंने अवीवा से भी 50 लाख का टर्म कवर लिया है और कुछ एंडाउमेंट पॉलिसीज और यूलिप मिलाकर करीब 15 लाख का कवर इनके पास और है। सालाना आय इनकी 10 लाख की है और जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें टर्म कवर और बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, जयेश भाई को हम ये सलाह देंगे कि ऐसा लगता है कि वो थोड़े ओवर इंश्योर्ड हैं। यहाँ पे जो एक साधारण नियम है या जो थंब रूल है वो ये है कि जितनी आपकी सालाना आमदन है या जितनी आपकी सालाना इनकम है उसका तकरीबन 7 से 10 गुना की आपकी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कवर होना चाहिए आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप अकेले कमाने वाले हैं तो, अगर मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, दोनों स्पाउसेज अर्निंग है अगर, तब ये थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है कि ये अकेले कमाने वाले हैं या इनकी वाइफ भी कमाती हैं। तो अगर 12 गुना भी लें, इनकी सालाना इनकम 10 लाख की है, इनके पास 1 करोड़ 20 लाख की इंश्योरेंस है, तो ये डेफिनेटली ओवर इंश्योर्ड हैं, एडिक्वेटली इंश्योर्ड हैं और इनको और ज़्यादा अब इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको चाहिए कि ये अपने दूसरे गोल्स जो हैं जैसे कि घर बनाना है या अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर इनके पास इंश्योरेंस जो है बिल्कुल पर्याप्त है, थोड़ा ध्यान अब आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे दिलीप पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार दिलीप जी, सवाल पूछिए। अपनी टीवी की जो आवाज़ है, जो वॉल्यूम है आपके टीवी का, वो आप कम कर सकते हैं। हाँ जी, सवाल पूछिए अब। मैडम, मैंने एगॉन रेलिगेयर का एक टर्म प्लान लिया है ऑनलाइन। तो ये सब ऑनलाइन लिया हुआ है, तो ये सब फ्रेंड और इंश्योरेंस एडवाइजर का कहना है कि इसका क्लेम रेशियो बहुत ही लो है। ठीक है, तो आप डर रहे हैं कि कहीं ये आप क्लेम में जी फंसने का डर है। मेरे को डेथ के बाद नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा कि नहीं, ये डर है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, क्लेम सेटलमेंट को लेके यहाँ पे दुविधा है। ऑनलाइन टर्म प्लान लेते वक्त कई दर्शक हमें जो है ईमेल भी करते हैं और यही जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन अगर टर्म प्लान लेते हैं तो क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आती। देखिए, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सब रेप्यूटेड हैं और एडिक्वेटली उनकी कैपिटल एडिक्वेसी है। IRDA उनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है, तो किसी को भी डर या खतरा या कोई ऐसा नहीं आना चाहिए शक कि हमें क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बशर्ते आपने अपनी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं या जो आपके हेल्थ के बारे में डिक्लेरेशन है वो आपने अगर सही कर दी है तो। क्योंकि आप ऑनलाइन टर्म प्लान ले रहे हैं जिसमें कि आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के किसी एजेंट से टच में नहीं आ रहे हैं, तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप उस फॉर्म में क्या भरते हैं, क्या लिखते हैं, कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फैमिली हेल्थ की हिस्ट्री कैसी है, आपको ऑलरेडी शुगर या डायबिटीज़ है कि नहीं है, या स्मोकिंग हैबिट्स कैसी हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने ठीक से बिल्कुल सही और ट्रूथ के साथ लिखी हैं तो कोई रीज़न नहीं है कि आपका क्लेम जो है रेपुडिएट हो। लेकिन तकरीबन ऐसा देखा गया है कि क्योंकि टर्म प्लान अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं वहाँ पे प्रीमियम कम होता है, तो कई लोग पूरी अपनी सही जानकारी नहीं देते हैं, तभी उसी के चलते ही कभी क्लेम लेने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर इन्होंने अपनी सारी जानकारी जो भी उसमें मांगी गई है वो इन्होंने कम्प्लीटली ट्रूथफुली दे दी है अपनी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, तब इनको क्लेम को लेके किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनिल जी, एगॉन रेलिगेयर की पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे ली है, उसका टर्म प्लान लिया है। एज अ कंपनी कोई क्लेम सेटलमेंट दिक्कत तो नहीं है। खैर, जैसे कि आपने कहा कि आपको अपनी जानकारियाँ अच्छी देनी चाहिए, साफ तौर से देनी चाहिए, सही जानकारी देनी चाहिए ताकि कोई क्लेम सेटलमेंट प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, एगॉन रेलिगेयर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है? देखिए, क्लेम सेटलमेंट तो जैसे मैंने पहले बोला कि हर एक कंपनी का ऑडिट होता है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने सारी जानकारी ठीक दी थी उसके बावजूद आपको क्लेम नहीं दिया जा रहा है, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ सारे दर्शकों के लिए कि अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान ले रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि आपको पूरी अपनी हेल्थ की जो हिस्ट्री है, पिछले कुछ सालों में जो आपको कभी भी कोई तकलीफ हुई है तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ा है, तो वो आपको ज़रूर बताना चाहिए।
और साथ ही साथ अगर कोई फैमिली की हेल्थ की हिस्ट्री है, अगर फैमिली में किसी मेंबर को, पेरेंट को कभी शुगर, डायबिटीज़, बीपी या कैंसर वगैरह था, तो उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। उसके अलावा अपनी स्मोकिंग हैबिट्स जरूर बतानी चाहिए कि आप स्मोक करते हैं, नहीं करते हैं। और उसके अलावा अगर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स है, कोई आप ऐसे व्यवसाय में लगे हैं जहाँ पे लाइफ को रिस्क ज़्यादा रहता है, तो वो भी बता देना चाहिए। जैसे कि जो लोग फायर ब्रिगेड में काम करते हैं या पुलिस में काम करते हैं, तो और या कोई ऐसे दूसरे व्यवसाय से जुड़े हैं जहाँ पे लाइफ को रिस्क बना रहता है अपने काम करते हुए, तो अगर इस तरह के आप फैक्ट सारे आपने, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस भी जो हैं वो सारी पढ़ लेनी चाहिए ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और उसके बाद आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है, हमने इनकी चेक करी। और रेपुटेशन तभी होता है अगर आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी छुपाई है आपने। चलिए, तो दिलीप जी, आपको बस करना ये है कि अपनी जानकारी अगर आपने सही दी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्लेम जो है बिल्कुल आराम से सेटल हो जाएगा। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है और सवालों के जवाब दे रहे हैं अनिल चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे राज का हमें ईमेल आया है। इनकी उम्र 37 साल की है और इन्हें अपने लिए एक टर्म प्लान चाहिए। एगॉन रेलिगेयर से 35 लाख का टर्म कवर ये प्लान कर रहे हैं, लेना चाहते हैं, और इससे बेहतर अगर कोई नाम हो या कोई ब्रांड हो तो सलाह चाहते हैं इसको लेकर। तो अनिल जी, हालांकि इन्होंने अपनी आय यहाँ पर नहीं दी है, बट 37 साल के हैं और सिर्फ 35 लाख का टर्म प्लान लेना चाहते हैं। एगॉन रेलिगेयर कंसिडर कर रहे हैं, क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ, देखिए, आप किसी भी कंपनी का टर्म प्लान लेने से पहले 3-4 चीज़ें जरूर चेक करें। इंटरनेट पोर्टल्स पे काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो 3-4 चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए वो एक तो ये कि क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसी है। अगर जिस कंपनी की भी क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा बेहतर है तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करना चाहिए। उसके अलावा प्रीमियम कितना है। प्रीमियम नेचुरली अगर बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, प्रीमियम कम है तो डेफिनेटली वो सस्ता हो गया और वो आपको चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा 2 और चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, यानी कि वो कंपनी कितने सालों से इंडिया में काम कर रही है और उसका नाम, उसकी रेपुटेशन कैसी है। और तीसरी चीज़ जो है कि उसमें राइडर बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, जैसे कि हॉस्पिटल राइडर बेनिफिट्स हो गया, वेवर ऑफ प्रीमियम हो गया, या एक्सीडेंट राइडर बेनिफिट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करके ही तभी आप अपना प्लान चुनें। हम आपको रेलिगेयर एगॉन के अलावा यहाँ पे 3 और कंपनियों के थोड़े फीचर्स बता देते हैं और आपको सलाह देते हैं कि आप सारी चीज़ें देखभाल के ही फिर सेलेक्ट करें। एक तो हम आपको सलाह देंगे कि आप कोटक का प्रेफर्ड टर्म प्लान, उसका नाम है टर्म प्लान का, उसको आप स्टडी करें। उसमें आपको प्रीमियम पड़ेगा 12,547 रुपये और सम एश्योर्ड होगा 50 लाख का आपकी 37 साल की उम्र के लिए। उसमें आपको 3 राइडर भी साथ में मिल रहे हैं और ये हैं कोटक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, इसके अलावा कोटक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और कोटक परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो हमारे हिसाब से इसका, क्योंकि प्रीमियम भी थोड़ा कम है और सम एश्योर्ड भी ज़्यादा है, इसमें 35 लाख की जगह 50 लाख का आपको मिल रहा है, तो ये एक आपके लिए बेहतर विकल्प बनता है। इसके अलावा हम आपको ईमेल के जरिए बता देंगे कि 2 और भी प्लान्स हैं। ICICI प्रूडेंशियल का प्योर प्रोटेक्ट प्लान है और भारत और बिरला सन लाइफ का प्रोटेक्टर प्लस प्लान है। तो उनके कुछ अलग फीचर्स हैं, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है लेकिन कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हैं। तो आप सारी तरह से छानबीन करके और अपनी तसल्ली के हिसाब से तभी आप अपना टर्म प्लान चुनें। यहाँ पे जो आपने रेलिगेयर एगॉन की बात करी वो एक अच्छा प्लान है, लेकिन हमने आपको एक और सुझाया है कोटक का प्रेफर्ड टर्म प्लान, जिसमें थोड़ा प्रीमियम कम है और बेनिफिट ज़्यादा है, आप उसको चुन सकते हैं। बिल्कुल, और 50 लाख का टर्म कवर लेने की ज़रूरत है, 35 लाख का शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके लिए। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे श्रीजीत हैं बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं आपका, मेरा पोर्टफोलियो आपके पास ही होगा जी। मुझे एक मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इसके बारे में सलाह चाहिए था। ठीक है अनिल जी, इनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। 33 साल के हैं ये और 2 साल की बेटी है और इनकी वाइफ भी है। सालाना 7,000 का प्रीमियम ये भर सकते हैं और किस तरह की हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ कवर इन्हें लेना चाहिए ये जानना चाहते हैं।
हाँ देखिए, इन्होंने जो इंटरनेट पे छानबीन करी है, पहले तो हम इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च कर रखी है और उन्होंने 3 प्लान्स शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, उसमें से ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा। इन्होंने एक तो देखा है HDFC एर्गो का हेल्थ सुरक्षा प्लस सिल्वर प्लान। इसके अलावा इन्होंने और स्टडी किया है माई हेल्थ मेडिश्योर क्लासिक जो कि L&T जनरल इंश्योरेंस का प्लान है, और तीसरा जो प्लान है इजी हेल्थ फ्लोटर स्टैंडर्ड वो अपोलो म्यूनिक का है। तो हमने जब इन सब के फीचर्स और प्राइसिंग को कंपेयर किया तब हमने पाया कि जो तीसरी ऑप्शन है, जो अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ फ्लोटर स्टैंडर्ड जो प्लान है, वो इनके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसमें इनको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा अच्छा है, इनकी जो नेटवर्क है हॉस्पिटल्स की वो ज़्यादा बड़ी है, दूसरी कंपनीज के मुकाबले में कैशलेस क्लेम्स मिलते हैं इनके साथ, और साथ में इनको जो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो ये बता दें इनको कि अगर ये 10,000 रुपये प्रीमियम देने को तैयार हों तो इनका जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख से बढ़ के 5 लाख हो जाएगा। 2 लाख आजकल के ज़माने में काफ़ी कम है मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए, क्योंकि छोटी सी भी कोई अगर हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना पड़ जाए तो काफ़ी बड़ा बिल बन जाता है। तो आपको कोशिश करें कि अपने 7,000 रुपये के बजट को बढ़ा के अगर आप 10,000 कर लें और साथ ही साथ अपने सम एश्योर्ड को आप 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर लें, तब आप ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे, तब आपके मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अगर कोई बीमारी आ घिरती है तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे उम्मीद करते हैं श्रीजीत आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज। धन्यवाद। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।